हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है स्ट्रेस पढ़ रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये चैप्टर है। तो हमने जो है पिछले वीडियो में समझा था कि जो है स्ट्रेस क्या होता है। अब जो है हम क्या करेंगे इस वाले वीडियो में कि स्ट्रेस की डेफिनेशन को लिखेंगे और स्ट्रेस की मात्रा क्या होती है ये लिखेंगे। और हम जो है स्ट्रेस के हम जो है क्या करते हैं कि अभी जो हमने पिछले वाले वीडियो में समझा था कि स्ट्रेस क्या है उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडिंग स्ट्रेस। तो अब बात करते हैं कि स्ट्रेस क्या है। ठीक है, तो हमने समझ लिया है। अब इसकी यहाँ पे डेफिनेशन में लिखता हूँ कि क्या है डेफिनेशन। द फोर्स, द रजिस्टिंग फोर्स, the resisting resisting, the resisting force per unit area, per unit area, OFFRED, offered, OFFERED, offered by a body, molecule against deformation, is known as स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या होगी, स्ट्रेस की डेफिनेशन हो गई कि द रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पे कार्य करने वाले रजिस्टिंग फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू यहाँ पे RESISTING, रजिस्टिंग फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स अपन में एरिया, AREA, एरिया। तो ये जो है स्ट्रेस का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो हम जो है स्ट्रेस को क्या डिनोट करते हैं, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और रजिस्टिंग फोर्स जो है उसको हम आर से हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और ये रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है, जो हम बाहर से अप्लाइड कर रहे हैं फोर्स उसी के बराबर होता है। तो हम आर लिख सकते हैं, या हम जो है एक्सटर्नल जो फोर्स लगा रहे हैं उसी के बराबर है तो एफ भी लिख सकते हैं अपान में टोटल एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेस का फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखो, जब हम टोटल एरिया से भाग दे देते हैं ना, देखो जो जैसे कोई भी बॉडी है तो हमने डेफिनेशन में लिखा है पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया पे जो कार्य करता है, तो जैसे कि ये पूरा सेक्शन है तो इस पे जो है एफ फोर्स लगता है और इसका एरिया ए है। ठीक है, तो हम जो है इस फोर्स यहाँ पे एफ लग रहा है और इस टोटल एरिया से भाग देते हैं, तो जो आता है वो क्या आता है, पर यूनिट एरिया में आता है। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पे कार्य करने वाले फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और लिख दें, जो रेजिस्टिंग फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखते हैं RESISTING, रजिस्टिंग फोर्स इज इक्वल टू APPLIED, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उसके बराबर क्या होता है, रजिस्टिंग फोर्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख लो सिग्मा क्या है, स्ट्रेस है, STRESS, ये आपको पता ही है। इसे हम इंटेंसिटी कहते हैं,
INTENSITY, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, फिर यहाँ पे पी क्या है, पी क्या है, APPLIED, अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल, EXTERNAL, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, और यहाँ पे क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं यूनिट के बारे में कि जो स्ट्रेस है इसका मात्रक क्या है। ठीक है, स्ट्रेस का क्या है, मात्रक क्या है। ठीक, तो हम बात करते हैं मात्रक के बारे में, तो यहाँ पे लिखते हैं यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मात्रक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले बात करते हैं एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, मीटर किलो सेकेंड सिस्टम पद्धति। ठीक है, SYSTUM, एमकेएस पद्धति में जो है इसका मात्रक क्या है। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेस बराबर हमने क्या लिखा है, रजिस्टिंग फोर्स अपन एरिया। तो अगर हम एमकेएस पद्धति में बात करेंगे, मीटर किलो सेकेंड पद्धति में, तो जो फोर्स होता है, फोर्स को हम केजी में डिनोट करते हैं और एरिया को जो है हम मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे एमकेएस सिस्टम में जो है स्ट्रेस का जो है मात्रक क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा किलो फोर्स KGF, यानी कि केजी, एफ मतलब किलो फोर्स अपान एरिया को हम डिनोट करते हैं मीटर स्क्वायर में। तो केजी फोर्स पर मीटर स्क्वायर, या क्या हो जाएगा, केजी फोर्स, अगर हम एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इसका इसमें एमकेएस पद्धति में मात्रक हो जाएगा। अगर हम एसआई सिस्टम में बात करें, एसआई सिस्टम, SYSTUM, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ये होता है। तो अगर हम इस पे बात करेंगे तो जो फोर्स होता है, फोर्स एफ को जो है हम न्यूटन से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया को जो है हम मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो है एसआई सिस्टम में इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर हम डायमेंशन की बात करें, अगर एसआई सिस्टम में है हमारा स्ट्रेस का मात्रक, तो इसका डायमेंशन की बात करेंगे, DIMENSION, डायमेंशन। डायमेंशन को हम क्या कहते हैं, हमने इंटर में पढ़ा हुआ है, बीमा कहते हैं, या डिप्लोमा भी आपने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, बीमा। ठीक है, बीमा। तो जो फोर्स होता है, फोर्स का जो है बीमा क्या होता है, ML T टू द पावर -2, ये फोर्स की बीमा होती है। और एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर में है, तो मीटर स्क्वायर का बीमा क्या होता है, मीटर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं और स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m L⁻⁻1 और T⁻⁻2। तो ये जो है स्ट्रेस का क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, अगर स्ट्रेस का मान यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, अगर स्ट्रेस का मान जो है क्या है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 पास्कल कहते हैं, PASCAL, और इसे शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं 1 PA, 1 पास्कल। समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 मीटर, 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में क्या होता है, 1000 mm होता है। ठीक है ना, तो अगर हम इसे 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 न्यूटन को न्यूटन ही रख देते हैं, और अगर हम इसे जो है मीटर स्क्वायर में mm स्क्वायर में अगर हम चेंज करेंगे
तो 1 मीटर में क्या होता है 1000 mm, तो 1000 mm, ठीक है। और ये मीटर स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अब ये क्या बन जाएगा 1 न्यूटन अपान, अब देखो ये 3 है और ये 2 है नहीं, 10⁻³ है ये वाला और 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻6 mm², ठीक। अगर हम इसे यहाँ पे नीचे लिखें या यहीं पे लिखें तो क्या हो जाएगा 1, अब 1 को 1 हटा ही देते हैं। अब ये 10⁻6 नीचे में क्या है पॉजिटिव है, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 10⁻6 न्यूटन पर mm²। तो क्या यहाँ से हमें पता चल गया कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो वो कितने के बराबर में होता है 10⁻6 न्यूटन पर mm² के बराबर होता है। या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, या इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन पर mm² है तो वो कितने के बराबर होता है 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10⁻6 हम ऊपर ले गए हैं तो हुआ है, अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन अपन 10⁻6 mm² हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखो इस वाले को और इस वाले को बराबर हम करेंगे तो 10⁻6 नीचे है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा 1 न्यूटन पर mm², तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो 10 होता है ना, इस 10 को हम m से डिनोट करते हैं, मेगा कहते हैं, 10⁻6 को क्या कहते हैं मेगा, तो क्या हो जाएगा 1 मेगा न्यूटन पर mm²। तो ये जो है डायमेंशन है, इसे आप याद रखेंगे, जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे तो ये जो है जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक। अब यहाँ पे कुछ और चीजें लिख देते हैं ताकि जो है आपको काम आए, हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं किलो KILO, तो किलो कहते हैं तो इसका मतलब होता है 10⁻³ और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल k से, ठीक है। अगर हम कहते हैं मेगा MEGA, तो इसका मतलब होता है 10⁻6 और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। अगर हम कहते हैं गीगा GIGA, तो इसका मतलब होता है 10⁻9 और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। अगर हम कहते हैं टेरा TERRA, तो इसका मतलब होता है 10⁻12 और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से, ठीक है। ये एक चीज हो गया। अगर हम कहते हैं क्या इधर मिली MILI, ठीक है। तो अगर हम मिली कहते हैं तो इसका मतलब होता है 10⁻³ और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से, ठीक है। और अगर हम कहते हैं इसे माइक्रो MICRO, तो इसका मतलब होता है 10⁻6 और इसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसे क्या कहते हैं हम म्यू। फिर माइक्रो के बाद हम कहते हैं नैनो नैनो NANO, तो इसे हम कहते हैं 10⁻⁹ और इसे जो है ईटा से डिनोट करते हैं, ये क्या है ईटा। फिर नैनो के बाद क्या होता है पिको PIC, पिको का मतलब होता है 10⁻12 और इसे जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल p से, ठीक है। तो ये जो है कुछ परफिक्स है, सुफिक्स और परफिक्स होता है, मतलब ये जो है आगे लगने वाले हैं, मतलब यहाँ पे ये m है ना तो यहीं पे लगेगा, जैसे मिली न्यूटन माइक्रो न्यूटन पर ऐसे आता है, ठीक है। गीगा न्यूटन टेरा न्यूटन तो किलो न्यूटन, ये सब हम बात करते हैं, तो ये जो है आगे लिखेंगे। तो अगर मेगा लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10⁻6, अगर गीगा लिखा रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा 10⁻9, किलो लिखा रहेगा तो क्या रहेगा 10⁻3। तो ये जो है आगे क्या होंगे कि ये हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे जो है ये काम आने वाले हैं, ठीक है। तो अब तक जो है हमने क्या बात करी है,
हमने जो है स्ट्रेस को पढ़ा है, स्ट्रेस की जो है हमने डेफिनेशन लिख ली, और यहाँ पे जो है इसका मात्रक क्या है, बीमा क्या है, और इसे हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें जो है हमने लिख लिया है। ठीक है, अब जो है हम बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में कि कितने प्रकार का स्ट्रेस होता है। ठीक है, टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस तो वैसे जो है कई प्रकार के होते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था कि टेंसाइल होता है, फिर क्या होता है, कंप्रेसिव होता है, फिर शियर होता है, फिर टॉर्जनल होता है, फिर फ्लेक्जरल होता है। ठीक है, तो इतने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। अभी हम जो है 3 प्रकार के स्ट्रेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ये फ्लेक्जर और टॉर्जन के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर में जो है क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस में पहला हम लिखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, TENSILE, टेंसाइल स्ट्रेस। अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, तो यहाँ पे क्या है कि कोई हमारी बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई हमारी बॉडी है और इस पे जो है हम बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, और इसकी लंबाई क्या है, L है, L है, लंबाई क्या है, L है। तो इस बाहर की तरफ फोर्स लगाने के कारण, ये L फोर्स लगाने से क्या हुआ है कि ये जो बॉडी है इसका जो लंबाई है वो क्या हो गया है, हमारा बढ़ गया है। लंबाई क्या हो गया, बढ़ गया। फोर्स हमने F लगाया और इसकी लंबाई जो है पहले L थी, अब ये लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, ये डेल्टा L। ठीक है, डेल्टा L इसकी लंबाई बढ़ गई। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि अगर हम कोई ऐसा फोर्स लगाएं जिसके कारण क्या हो कि जो भी हमारी वस्तु हो, जो भी हमारी बॉडी है, अगर उसकी लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उस फोर्स और जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगेगा उस एरिया के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, स्ट्रेस कहेंगे। समझ रहे हो, टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगेगा, तो ये फोर्स और ये एरिया इसी के अनुपात को क्या कहेंगे, हम टेंसाइल स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जो है क्या है, रजिस्टिंग फोर्स के बराबर है ना। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे नंबर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस, COMPRESSIV, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, तो हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स कुछ ऐसा लगाते हैं कि जो बॉडी होती है उसका जो है लंबाई क्या हो, घट जाए। बॉडी का लंबाई क्या होता है, घट जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारी क्या है, बॉडी है। अब हम इस पे जो है फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स ऐसा कुछ कि इसकी जो लंबाई है ना वो क्या हो, घट जाए, इसकी लंबाई क्या हो, घट जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो है शुरुआत में लंबाई क्या था, L, अब जो है इसका लंबाई क्या हो गया है, घट गया है। पहले ये इतना लंबी थी, अब जो है इसकी लंबाई में जो है इतनी की क्या हो गई है, डेल्टा L की कमी हो गई है। समझ पा रहे हो। तो जब कोई ऐसा ऐसा एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ वस्तु पे लगे, ऐसा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे जिसके कारण क्या हो कि जो बॉडी है उसकी लंबाई में कमी हो, तो उस फोर्स और जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगता है उस एरिया के अनुपात को हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो गया।
अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे शियर स्ट्रेस। क्या बात करते हैं? शियर स्ट्रेस, SHEAR, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर को हिंदी में हम लोग कहते हैं कर्तन बल। शियर को क्या कहते हैं? कर्तन। और स्ट्रेस को क्या कहते हैं? प्रतिबल। तो कर्तन प्रतिबल, तो देखो कर्तन प्रतिबल क्या होता है? अब ये जितनी भी सारी बॉडी होंगी ना, वो क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब कि वो जो है मूव नहीं करेगी, वो अपने स्थान पे क्या रहेंगी? फिक्स रहेंगी। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, ये क्या है? कोई बॉडी है और ये ना फिक्स है, नीचे से क्या है? फिक्स है। तो ये कोई बॉडी हो गया और इसकी लंबाई क्या है? ये वाली लंबाई क्या है? एल है। समझ पा रहे हो? और ये वाली लंबाई क्या है? स्मॉल एल है। अब हम कुछ ऐसा फोर्स लगाएं इस पे, तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप जो देख रहे हो इसका ऊपर वाला ये भाग, इस पे हम जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पे हम फोर्स लगाएंगे इधर की तरफ, एफ। तो अब ये क्या करेगा ना, ये इसे स्लाइड करने की कोशिश करेगा और नीचे से भी इसके विरोध में क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा। ये हम फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे, ये फोर्स जो है नीचे की तरफ एफ लगेगा। ठीक है? तो हमने बात करी थी, जैसे हम इस पे भी बात करें, जैसे कैसे समझाऊं आपको? यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे ये दो प्लेटें हैं, ठीक है? स्टील की दो प्लेटें हैं और ये आपस में जो है यहाँ पे वेल्डिंग के द्वारा जो है क्या है? जुड़ी हुई है। तो एक फोर्स जो है इधर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स जो है इधर की तरफ लग रहा है। तो अब ये फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? अगर इस बॉडी के टूटने की संभावना होगी तो कहाँ से टूटेगी? तो देख रहे हो कि जहाँ पे ये टच कर रहा है, इसका जो है यहीं से टूटने की संभावना होगी, है कि नहीं? ये जो है यहीं से टूट सकती है। तो ये कैसा है? कैसा है ये? ये जो है फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसके सरफेस पे लग रहा है। समझ रहे हो? अभी हमने टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा और कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ा, तो उसमें क्या हो रहा था कि हम जो फोर्स अप्लाइड कर रहे थे, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे इस वाले पे लग रहा था। समझ रहे हो? इस वाले पे। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है कि ये जो कोई बॉडी है, यहाँ पे जो ये फोर्स लग रहा है वो इस वाले एरिया पे लग रहा है, इस वाले एरिया पे, इस वाले एरिया पे लग रहा है। समझ रहे हो? तो ये क्या होगा कि इस फोर्स के कारण जो है ये जो बॉडी है, पहले मान लो ये ऐसी है, तो फोर्स के कारण जो है क्या हो जाएगी? वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी। पहले ऐसे जो है रेक्टेंगुलर इस अवस्था में थी, अब ये ऊपर की तरफ इधर की तरफ फोर्स लगेगा, नीचे जो है इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि नीचे फिक्स है ये। तो ये जो है स्लाइड करके ऐसे ऐसे शेप में बन जाएगा। समझ रहे हो? तो इसी को हम क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेस कहते हैं। जिस एरिया पे लगता है उस एरिया को अगर हम भाग दे देंगे, उस एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है? तो ये ना, ये जो फोर्स लग रहा है वो इस वाले एरिया पे लग रहा है। तो ये एफ फोर्स अपान में ये वाला एरिया, इसको हम क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेस कहते हैं। ठीक? तो इसमें देखो कैसे होता है। जैसे हमने टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बारे में, जैसे टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में मैंने आपको समझाया था कि मॉलिक्यूल जो है कैसे रजिस्ट करते हैं, तो उसी तरीके से इसमें भी मैं बताता हूँ। देखो, इस बॉडी को ना हम मान लेते हैं कि ये कई परतों में है, ऐसे लेयर बाय लेयर के रूप में है। समझ रहे हो? ये लेयर बाय लेयर है। तो ये एफ जो है फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं और एफ फोर्स जो है नीचे लगा हुआ है, फिक्स है। ठीक है? तो अब क्या है कि थोड़ी सी लाइनें को मैं मिटा देता हूँ, बस एक लाइन में बनाता हूँ। अब क्या है कि इसके ऊपर जो है यहाँ यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे, होंगे कि नहीं? और इसके नीचे भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है? तो जब हम एफ फोर्स इधर की तरफ लगाएंगे, तो ये ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो आगे की तरफ इधर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो इसके नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो जो है एक दूसरे के कारण क्या है? कोहेजन फोर्स
संसंजन बल के कारण, कोहेजन फोर्स के कारण बंधे हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल कहेंगे कि नहीं तुम मत जाओ, इसको जो है इधर की तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो हम फोर्स यहाँ पे F लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स F, तो यहाँ पे रेजिस्टिंग फोर्स जो है R यहाँ पे जनरेट हो रहा है, समझ रहे हो। और ये पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जनरेट होगा, ये पूरे जो है इस सेक्शन पे जनरेट होगा, इसके जितने भी सारे मॉलिक्यूल होंगे वो कुछ जो है ऐसे अरेंज होंगे, तो वो सारे के सारे जो है क्या करेंगे, रजिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इस एफ फोर्स अपान में ये टोटल एरिया, इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। और ये एक्सटर्नल फोर्स जो है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स के बराबर होता है। अब इंटरनल इसीलिए कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये सब इंटरनल है, बॉडी के आंतरिक अंदर स्थित है, तो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स अपन एरिया, और यहाँ पे एरिया कौन सा है, ये जो हमने हैच किया है, डैश डैश किया है, ये वाला एरिया है, ए 90 क्यू आर एस, ये पी क्यू आर एस वाला है, ठीक है, पी क्यू आर एस। तो ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया, समझ पा रहे हो। जैसे कि आप जैसे मान लो क्या करो कि जैसे ताश की गड्डी आपने देखी होगी, ताश की गड्डी गांव में लोग खेलते हैं, नहीं देखेंगे तो समझ लो कि 10 का या 20 का जो है नोटों की गड्डी है, ठीक है, नोट की गड्डी है ऐसे समझो। तो नोट की 10-10 20-20 की जो है नोट की गड्डी है, तो वो जो है ऐसे होता है कि नहीं, लेयर बाय लेयर पूरा एक एक ऐसे चिपका रहता है। अब क्या करो कि इसे जो है किसी मेज पे रख दो और नीचे से पूरा फिक्स कर दो, मतलब नीचे से मतलब हिल ना पाए, और ऊपर की तरफ फोर्स लगाओ ऐसे, तो फोर्स लगाओगे तो क्या होगा कि ये सेम चीज जो है वो ऐसे जो है कुछ क्या हो जाएगी, स्लाइड हो जाएगी, ऐसे ऊपर की तरफ आगे बढ़ जाएगा और नीचे जो है वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे ऊपर वाला पोर्शन आगे निकल जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, शियर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या हो रहा है कि ये जो है एक एक परत ना एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है, स्लाइड हो रही है, और इस परतों पे जो मॉलिक्यूल हैं वो जो है रजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि शियर स्ट्रेस क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, स्ट्रेन। तो एक बार 27 मिनट्स का वीडियो हो गया है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। देखो मुझे जो है मोबाइल से अपलोड करना होता है, तो इस वजह से ज़्यादा डेटा भी नहीं होता, तो ज़्यादा बन जाए